it's me, Dr. Halima. My previous video was related to frozen shoulder diagnosis, sign and symptoms, and in this video, I will discuss about the treatment of frozen shoulder. Everybody is leading a busy and time-bounded routine in which they usually neglect their health. अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है और वो रेपिटेडली एक ही मूवमेंट करता जा रहा है तो उसका शोल्डर के अराउंड बर्साइटस हो सकता है। और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे फ्रोज़न शोल्डर लीड हो सकता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इसके कॉजेज़ के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो आज हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं इनिशियल स्टेज से लेकर एंड तक। अब हमारे पास अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज पे आया है तो वो हमारे पास लिमिटेड मूवमेंट के साथ आएगा और पेन के साथ आएगा। उसकी पेन ज़्यादा होती है इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जब वो पेन के साथ आता है तो हम उसे एंसर्स दे सकते हैं। वो स्वेलिंग के साथ आता है, उसके बुर्साइटस हुआ होता है, उसके बुर्सा के अराउंड स्वेलिंग हुई होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके लिए हम एंसर्स दे सकते हैं जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। उसमें हम मेनली नेप्रोक्सिन दे सकते हैं या इबुप्रोफेन दे सकते हैं। दे बहुत है पेन किलर्स और ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा हम सेकेंडली पेशेंट को हीट थेरेपी दे सकते हैं या कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं। हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी बेसिकली मसल्स को वार्म अप करने के लिए होती हैं और उनकी पेन को रिड्यूस करने के लिए होती हैं। कि अगर हमने पेशेंट को एक्सरसाइज की तरफ लेकर आना है तो हमें सबसे पहले उसकी पेन को मैनेज करना पड़ेगा ताकि हमें वो अलाउ करे कि हम उसे उसके जॉइंट को मोबाइल कर सकें। अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर कोल्ड थेरेपी इज़ बेटर or heat therapy is better for the frozen shoulder. So I suggest that cold therapy is better for the frozen shoulder because when you apply ice pack it may reduce the pain gradually. इसके अलावा ये आपके मसल स्पैस्म को कम कर सकता है, टाइटनेस को रिड्यूस कर सकता है। इट मे ऑल्सो प्रिवेंट द मसल और टिश्यू फ्रॉम द फर्दर ब्रेक डाउन। और हम कहते हैं कि आइस जो है वो नेचुरल पेन रिलीवर है। ये एक नेचुरल पेन रिलीवर के तौर पे काम करता है और ये उस जगह को नम कर देता है कि पेन की जो है ना वो सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं जाते। इसलिए आई सजेस्ट कि आइस पैक्स इज़ बेटर देन हीट फॉर द फ्रोजन शोल्डर। अब थर्डली आप इस केस में टेंस यूज़ कर सकते हैं जो कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर है। ये नर्व को स्टिमुलेट करता है और ये इस तरह से रोल प्ले करता है कि ये टेम्परेरली जो भी सिग्नल्स जा रहे होते हैं पेन के हमारे शोल्डर से ब्रेन तक, ये उसको इंटरप्ट कर देता है थोड़ी देर के लिए। और इसके अलावा टेंस बूस्ट अप करता है हार्मोन को जो कि पेन रिलीविंग हार्मोन है, एंडोर्फिन। ये उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑक्सीजन की और ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो टिश्यू हार्डन हुए होते हैं उससे रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब ये सारे वेज तो इलेक्ट्रोथेरेपी के थे कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी से कैसे फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। इनके अलावा जो सबसे मेन थिंग है अब वो एक्सरसाइज है, जिसके बगैर फ्रोजन शोल्डर को कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर पेशेंट को नॉर्मल आरएम्स करवानी होती हैं। उसमें शोल्डर की सारी मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, साइड बेंडिंग, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन सब करवानी होती हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। स्ट्रेचिंग मसल को रिलैक्स करती है, जो टिश्यू टेंस्ड हुए होते हैं उन्हें रिलैक्स करती है, मूवमेंट को इम्प्रूव करती है और फंक्शन को इम्प्रूव करती है शोल्डर जॉइंट के। अब फ्रोज़न शोल्डर के लिए हम मोबिलाइजेशन करवाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम इंटीरियर लेटरल राइट दे सकते हैं शोल्डर के ऊपर, जो कि फ्रोज़न शोल्डर को अनफ्रीज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा हम लास्ट स्टेज के ऊपर जब वो इम्प्रूवमेंट की अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, अनलॉक होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो आपने बाकी सारी जितनी भी मेहनत करवाई है सब वेस्ट हो जाएगी। मसल को स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी स्ट्रेंथनिंग लाजमी करवानी होती है। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग में आप फिंगर लैडर करवा सकते हैं और फिंगर वॉक। मेनली तो यही चाहिए कि फ़र्स्ट डे जब या फर्स्ट टाइम आप जब भी पेशेंट को फिंगर लैडर करवा रहे हैं तो आप वहाँ मार्क कर लें कि फ़र्स्ट डे पेशेंट की फिंगर या आर्म कहाँ तक गई है। ये पेशेंट की फ्लेक्शन को इम्प्रूव करवाने में हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा आप क्रॉस बॉडी रीच कर सकते हैं, टॉवल स्ट्रेच दे सकते हैं, ये उसकी रोटेशंस को इम्प्रूव करवाएगा पेशेंट की। इसके अलावा आप पेंडुलम एक्सरसाइज करवा सकते हैं, वो भी रोटेशन को इम्प्रूव करवाएंगे। आर्म सर्कल्स बनवा सकते हैं, वो भी रोटेशन को इम्प्रूव करवाएगी। मेनली फ्रोज़न शोल्डर के अंदर फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ज़्यादा लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अपने एडियल्स परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होती है। तो जब आप ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी और वो अपने एडियल की तरफ अगेन से जाना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा आप एक कोई भी बैंड ले लें या स्टिक ले लें, उसके थ्रू आप बैंड फ्लेक्शन करवा सकते हैं, बैंड एक्सटेंशन, बैंड इंटरनल रोटेशन, बैंड एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन करवा सकते हैं, बैंड एडक्शन करवा सकते हैं। और ये सारी रेपिटेशन 15 to 20 टाइम्स होनी चाहिए, 2 टाइम्स अ डे डेली। इससे उनके सारी मूवमेंट पेशेंट की इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा स्कैपुलर ROMs करवाना भी ज़रूरी है। और शोल्डर को टोटली कम्प्लीटली ठीक करने के लिए आपको सिर्फ शोल्डर मूवमेंट नहीं करवानी होती, उसके लिए आपको सर्वाइकल की स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करवानी होती है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि फ्रोज़न शोल्डर के केस में उसने अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी कवर किया होता है, वो भी शॉर्टनिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप शोल्डर के साथ साथ सर्वाइकल की स्ट्रेचिंग लाजमी करवाएं, ताकि फ्रोज़न शोल्डर नॉर्मल मूवमेंट की तरफ जल्दी मूव ऑन कर सके पेशेंट। ये था सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो कि हम फ्रोज़न शोल्डर को ठीक करने के लिए दे सकते हैं। Now we discuss about something you should do and you should avoid in the case of the frozen shoulder. Firstly, you should follow regular exercise session. You should apply ice pack for 10 to 20 minutes for 3 to 4 times a day. Do stretching exercise to improve mobility. And some things you should avoid, which are these: you should not stop exercise, avoid sleep on the sore shoulder, affected shoulder, never miss a physiotherapy session. Thank you. I hope you find this video helpful. Thank you.